नमस्ते। आज हमारे साथ ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हैं जो हमें ग्लोकोमा की बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। आज पैनल में हमारे साथ प्रोफेसर कीर्ति सिंह, ग्लोकोमा डिवीज़न, गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली से आई हैं। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर पारुल सोनी, ट्रेन्ड एट एम्स, सीनियर कंसल्टेंट एंड ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट, श्रॉफ आई सेंटर, गुरुग्राम से आई हैं। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर चारू खुराना, सीनियर कंसल्टेंट ग्लोकोमा, सेंटर फॉर आई, दिल्ली से आई हैं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों को ग्लोकोमा के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस विषय में हमें थोड़ा और बताएं। ग्लाकोमा यानी काला मोतिया, ये बीमारी अक्सर थोड़ा सा बड़ी उम्र के लोगों में होती है। बड़ी उम्र मतलब 50-60 साल की उम्र में। और इसको बड़ा कॉमनली बोलते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट, कि ये चुराता है नज़र को, डाका डाल देता है, डाका नहीं डालता, चुरा लेता है, बिकॉज इसके कोई लक्षण नहीं होते। पेशेंट को तब पता चलता है जब उसकी नज़र बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जो भी फोकस आजकल ग्लाकोमा पे है वो प्रिवेंशन पे है और स्क्रीनिंग पे है, कि जल्दी इस बीमारी का पता चल जाए ताकि इसको सही समय पे इलाज शुरू हो जाए बिफोर ये डैमेज क्रिएट करे। और नंबर 2 कि इस बीमारी का जब इलाज शुरू हो तो इसका इलाज काफ़ी लंबा और अक्सर लाइफ लॉन्ग चलता है। ये जानकारी 3-4 चीज़ों की देना ज़रूरी है कि इसके लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग या अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेशेंट्स को चेकअप कराना ज़रूरी है। और दूसरा, जब ये डायग्नोस हो तो इसका इलाज संभव है, पर जब भी इलाज होगा वो काफ़ी लंबा होगा और अक्सर लाइफ लॉन्ग होगा। डॉक्टर पारुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ग्लोकोमा का निदान कैसे किया जाता है और कैसी समस्याएं इसके निदान के दौरान आती है। ग्लोकोमा जनरली सब लोग सोचते हैं कि ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, बट आजकल हमारी मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो ये बीमारी क्योर नहीं हो सकती। ये बीमारी शुगर या हाइपरटेंशन की तरह है कि एक बार आपको हो गई तो यूजुअली आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट इसका क्योर पूरी तरह से इसको क्योर नहीं कर सकते, बट इसका ट्रीटमेंट ज़रूर संभव है। अब ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले तो हमें पता करना होता है कि किस तरह का ग्लोकोमा है मरीज़ को। अलग अलग तरीके के ग्लोकोमा होते हैं। मेडिकल टर्म्स में कभी हम क्लोज्ड एंगल कहते हैं, कभी हम ओपन एंगल कहते हैं, कभी हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम पता करें कि किस तरह का ग्लोकोमा है। उसको जानने के लिए हम प्रेशर चेक करते हैं, विजुअल फील्ड्स चेक करते हैं, आँखों की नर्व जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं उसको चेक करते हैं। और जब हमें एक बार पता चल जाता है कि किस तरह का ग्लोकोमा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मेनली 3 तरीके से होता है। सबसे पहले हम ड्रॉप्स देते हैं। ड्रॉप से मोस्टली मैं कहूँगी लगभग 70 से 80% पेशेंट्स ड्रॉप्स के साथ बहुत अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लेज़र है। वो बड़े स्पेसिफिक टाइप के ग्लोकोमास के लिए होता है। और तीसरा हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन भी है। जो मरीज़ ना दवाइयों से कंट्रोल होते हैं, ना लेज़र से कंट्रोल होते हैं और जिनमें ग्लोकोमा बढ़ रहा होता है, उनमें हम सर्जरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं। डॉक्टर चारू, किस प्रकार के लोगों में ग्लोकोमा पाया जा सकता है? ग्लोकोमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होगा ग्लोकोमा होने का। सबसे पहले जो लोग उम्र में, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैम ने कहा, ज़्यादा उम्र के लोग 40-50 ईयर्स के ऊपर हम इसका इंसिडेंट ज़्यादा पाते हैं। इसलिए हम स्क्रीनिंग इस उम्र के लोगों से शुरू करते हैं। इसके साथ अगर आपको और बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इन लोगों में भी थोड़ा सा ग्लोकोमा होने का रिस्क ज़्यादा है। इसके साथ साथ जिस परिवार में अगर एक फैमिली मेम्बर को ग्लोकोमा है तो उसके फैमिली रिलेशंस, डायरेक्ट फैमिली रिलेशंस, भाई बहन या पेरेंट्स को है या उनके बच्चों को है, तो उन लोगों को भी नॉर्मल पॉपुलेशन से ग्लोकोमा होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर किसी को चोट लगी है आँख में, या किसी ने लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स लिए हैं, या किसी को कोई और को एग्जिस्टिंग आँख की प्रॉब्लम है जिसके लिए ऑलरेडी वो पहले से इलाज करा रहा है, इन लोगों में भी ग्लोकोमा होने का चांस अधिक होता है। जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसमें ये रिस्क फैक्टर्स है, तो उन लोगों को हम और नज़दीकी से देखते हैं और उनका जो हम फॉलो अप करते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा पास से करते हैं, ताकि हम इनमें मिस नहीं करें। क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले कहा, ग्लोकोमा को जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना अच्छा है, बिफोर लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए।
जैसे अभी आपने बताया कि ये फैमिली में होता है, तो मैं पूछना चाहूँगी मैम कि अगर एक परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार में ग्लोकोमा पाया जाता है, तो फिर ऐसे में क्या बाकी सदस्यों में भी ग्लोकोमा पाया जा सकता है? हाँ जी, कुछ स्टडीज़ ने तो ऑलमोस्ट 9 to 10% कहा है, पर कुछ स्टडीज़ ने फिगर्स अलग दिए हैं। फिगर ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूर है कि अगर परिवार में किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेशन में अगर है ग्लोकोमा, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, और ये स्क्रीनिंग भी आपका एवरी 1 to 2 ईयर्स हो जानी चाहिए। सो स्पेशली अगर आपको और भी रिस्क फैक्टर्स लाइक शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, तो वो सही समय पे पकड़ में आ जाती है। So yes, risk factor is much more. डॉक्टर, ग्लोकोमा का जांच कितना ज़रूरी है और ग्लोकोमा के पेशेंट को इसका जांच साल में कितने बार कराना चाहिए? देखो, ग्लोकोमा की जांच इसलिए ज़रूरी है कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ग्लोकोमा एक साइलेंट थीफ है साइट का। मतलब ग्लोकोमा, जिसको हिंदी में हम काला मोतिया कहते हैं, उसके शुरू के स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं होते। अर्ली स्टेजेस में ग्लोकोमा एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब बिना लक्षण के होता है। इसीलिए ज़्यादातर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो अब उस बीमारी की वजह से अपनी साइट बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके होते हैं, और तब हमारे पास बचाने के लिए कुछ बचा नहीं होता। इसीलिए ग्लोकोमा में हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम ग्लोकोमा को जल्दी से जल्दी शुरू के स्टेजेस में पकड़ लें, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके नहीं आएगा। ये नहीं कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, ये नहीं कहेगा मेरी आँख लाल हो रही है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते। बट जब हम उसको चेक करते हैं और हमें लगता है उसका प्रेशर हाई है या उसकी नर्व डैमेज लग रही है और हमें ग्लोकोमा का बहुत हाई सस्पेशन लगता है, तो हम कुछ टेस्ट रन करते हैं और फिर हम ग्लोकोमा डायग्नोसिस करते हैं। इसीलिए, और अल्टीमेटली ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो आपको ब्लाइंड कर सकती है, और ब्लाइंडनेस इसकी इरिवर्सिबल है। एक बार आपकी नज़र चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। तो हमारा पूरा प्रयास है एज डॉक्टर्स कि हम ग्लोकोमा को जल्दी से पकड़ें, और हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई 40 साल की उम्र के बाद कम से कम वंस इन अ ईयर अपना रूटीन आई चेकअप ज़रूर कराएं। आजकल प्रिवेंटिव मेडिसिन का ज़माना है, तो ज़रूरियत है कि भाई 40 ईयर्स के बाद एक बार वो आए, हम प्रेशर चेक करेंगे, हम नर्व्स देखेंगे, और अगर हमें सस्पिशन लगती है तो हम फर्दर टेस्ट ऑर्डर करेंगे। डॉक्टर चारू, अगर परिवार में किसी को ग्लोकोमा है, तो फिर परिवार के बाकी सदस्यों को भी साल में कितनी बार ये जांच कराना चाहिए? परिवार में ग्लोकोमा होना एक रिस्क फैक्टर हो गया, और जैसे हमने कहा रिस्क फैक्टर होते हुए हमारी स्क्रीनिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। तो 40 इयर्स के बाद डेफिनेटली एनुअल हाई चेकअप्स आप देखेंगे आजकल एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स का पार्ट ही हो गए हैं। तो उस रूटीन चेकअप में आई प्रेशर, ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन तो हम करेंगे ही। तो एक रिस्क फैक्टर आपके पास है फैमिली हिस्ट्री, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी और एडिशनल रिस्क फैक्टर है, जैसे हाई पावर है, हाई माइनस पावर हो या हाई प्लस पावर भी हो, या साथ में कैटरैक्ट हो, या अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जो हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं उनमें हम देखते हैं कि आपकी कॉर्नियल थिकनेस बहुत लो है, सो ये जो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होने से फिर हम उनको शायद जल्दी भी फॉलो अप करें। लेकिन एज अ बेसिक रूल वंस अ ईयर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चेकअप में आपके डॉक्टर आपकी आई की नर्व एग्जामिन करके, आपका प्रेशर एग्जामिन करके देख लेंगे कि आपके पास एडिशनल ज़रूरत है या नहीं। अगर किसी की ऑप्टिक नर्व बिल्कुल हेल्दी है, प्रेशर्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम उनको वंस अ ईयर ही बुलाएंगे। अगर हम देखते हैं कि हाँ उनकी ऑप्टिक नर्व का साइज़ भी बड़ा है, प्रेशर्स भी शायद बॉर्डर लाइन है या हाई आ रहे हैं, तो फिर हम उनके एडिशनल टेस्ट कर लेंगे, जैसे कि विजुअल फील्ड या ओसीटी करते हैं, देखने के लिए कि डैमेज शुरू तो नहीं हो रहा, अर्ली स्टेजेस में तो नहीं है। और अगर अर्ली स्टेजेस में हमें और रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं तो फिर हमें उन्हें फ्रीक्वेंटली 6 मंथली भी बुला सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं, डॉक्टर को अपना चेकअप ज़रूर करवा लें और देख लें कि आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में हैं या नहीं। डॉक्टर कीर्ति, क्या ग्लोकोमा का इलाज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे किया जाता है मैम? जैसे हमने पहले भी बात करी, इलाज बिल्कुल हो सकता है, और इलाज 3 टाइप्स का होता है। एक तो मेडिसिन से, दवाइयों से, जो कि मोस्टली आई ड्रॉप्स के तरह दी जाती हैं, और दूसरा होता है लेज़र, जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में बहुत हेल्पफुल होता है और कुछ में एडिशनल काम करता है, और तीसरा है जो सर्जरी है। सर्जरी में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, अक्सर ये दोनों कन्फ्यूजन में रहता है कि सफ़ेद है कि काला, क्योंकि मरीज़ को तो नज़र कम आ रहा है। प्रॉब्लम है कि सफ़ेद मोतिया की नज़र के ऑपरेशन में लेंस डलता है, उसके बाद नज़र पूरी वापस आ जाती है, और वो 1-2 महीने के बाद दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती।
जबकि काले मोतिया में विपरीत होता है। काले मोतिया में लेंस नहीं डलता है ऑपरेशन में, और इसको 1-2 महीने बहुत क्लोजली फॉलो अप करना होता है। उसके पश्चात भी लाइफ लॉन्ग, काला मोतिया का सर्जरी के बाद भी लाइफ लॉन्ग फॉलो अप ज़रूरी है, बिकॉज काले मोती की सर्जरी ओवर फ्यू ईयर्स उसका असर कम हो जाता है। सो इसलिए मरीज़ को लगता है कि मैंने अब ऑपरेशन करा लिया, अब तो मैं ठीक हो गया, अब मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। वो गलती मत करें कि ऑपरेशन के बाद भी दिखाना ज़रूरी है। आप मरीज को ग्लोकोमा का इलाज के बारे में कैसे समझाते हैं? मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम हमेशा बात करते हैं पेशेंट डॉक्टर चेयर टाइम की। सो ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें बिकॉज मरीज़ को कोई सिम्टम्स नहीं है, ये पेशेंट हमारे पास आया है, वो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आया है, या किसी और कुछ, जैसे डॉक्टर कीर्ति कह रही थी, खुजली पानी किसी और कंप्लेंट के लिए आया है। अब मुझे लगा कि भाई इसको सस्पेशन है ग्लोकोमा का, और मुझे पता है कि ये बीमारी ऐसी है कि जो आपको ब्लाइंड कर सकती है। तो एज अ ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट, एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मेरी ड्यूटी बनती है मैं पेशेंट को समझाऊं। तो भाई जिस बीमारी, जिसके लिए कोई सिम्टम्स नहीं है, उस बीमारी के बारे में समझाना रियली टेक्स अप लॉट ऑफ टाइम। तो पेशेंट को पूरा समझाना पड़ता है कि भाई आँख है, आँख की नस है, आँख में ऐसे पानी बनता है, वो ऐसे ड्रेन होता है, इस तरह से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से नर्व डैमेज होती है, और नर्व डैमेज होने से आपका विजुअल फील्ड जो आपको चारों तरफ दिखाई देता है वो डैमेज होता है। तो इट रियली टेक्स अप टाइम, और आपको तसल्ली से मरीज़ को समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये बीमारी अंधा कर सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम ये पेशेंट्स को बताते हैं। उसके बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं, कई बार एक तरीके का ग्लोकोमा जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोलते हैं, उसमें पेशेंट्स कई बार सिवियर हेडेक, आँख की रेडनेस, लाइट के चारों तरफ हेलोज दिखना, इसके साथ भी आ सकते हैं। तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई देखो, अगर आपको हमें रिस्क लग रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तब आप हमारे पास आइए। फैमिली हिस्ट्री है तब आप हमारे पास आइए। अगर ये सारी कुछ चीज़ें नहीं भी हैं और हमें देख के उनको लग रहा है कि उनमें ग्लोकोमा होने के चांसेस हैं, तो हम उनको ग्लोकोमा सस्पेक्ट लेबल करते हैं। तो जब हम उनको ग्लोकोमा सस्पेक्ट लेबल करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपका एक नॉर्मल आदमी से आप में ज़्यादा रिस्क है कि आपको आगे चल के काला मोतिया या ग्लोकोमा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इस बीमारी के प्रति ध्यान रखना है, हमारे पास फॉलो अप कराने आना है, और वेन एवर वी फील द नीड हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगी जो हम अपने मरीजों को बताते हैं। मैं सिंपल भाषा में, जो खड़ी बोली में बताती हूँ। पेशेंट पूछते हैं हमें दवाई कब तक लेनी पड़ेगी, सिंपल सा सवाल है कि दवाई कब तक डालनी पड़ेगी। तो मेरा बड़ा स्टॉक इन दिमाग होता है कि मरने के 1 घंटे बाद तक। तो वो भी हंस पड़ते हैं और हम भी हंस पड़ते हैं, थोड़ा सा उनको धक्का लगता है, पर ये समझने की बात है कि ये दवाई कंटिन्यूसली डालनी है। और दूसरा होता है कि खाना खाना भूल जाइए, दवाई मत भूलिए, कि दवाई आपकी दृष्टि को बना के रखेगी। और तीसरा सवाल बहुत कॉमन होता है कि मेरे को, जैसे डॉक्टर पारुल कह रही थी कि उसको पहले भी ज़्यादा सिम्टम नहीं थे और वो दवाई 2 बार डालता है, उसको लाली भी होती है दवाई से, कॉस्ट भी होती है दवाई की, याद भी रखना पड़ता है, और वो आके कहेगा मेरे को फ़र्क तो कुछ पहले भी नहीं पड़ा, अब भी नहीं पड़ा, आप इतना दवाई लगा रहे हो हमें, तो क्या फ़ायदा हुआ? जो भी नज़र हमारी चली गई वो तो चली गई, उसमें तो कोई बेहतर हुआ नहीं। तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा हमने किया है सोल्यूशन, कि आपके पास 500 रुपये का नोट है और उसमें से आपके 200 रुपये किसी ने छीन लिए, कितने बचे? 300। अब वो 300 रुपये आप उसको ज़्यादा संभाल के रखोगे कि आप कहोगे आप चले गए तो वो 300 भी चले जाएं? मतलब आपके पास नज़र 500 रुपीज़ की थी, आपके पास 30% 40% जा चुकी है। अब जितनी बची है वो उसी तरह ना चली जाए, इसके लिए आपको दवाई का, जो भी ऑपरेशन है, जो भी इलाज है, उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ आपके पास धन है, नज़र धन है, इसको आपने बहुत संभाल के रखना है। एक चीज़ मैं इसमें और कहूँगी, इसके एक विपरीत टाइप के लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। हमें बहुत टेंशन है, मेरी नज़र तो नहीं चली जाएगी, मैं अंधा तो नहीं हो जाऊँगा, और ये दवाई काम कर भी रही है या नहीं, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। सो एक चीज़ जो हमने पाई है प्रैक्टिस में भी, और इनफैक्ट स्टडीज़ भी हुई हैं, कि 2 सेट्स ऑफ पेशेंट्स उन्होंने लिए, सेम लेवल की बीमारी है, सेम लेवल ऑफ मेडिसिन डाल रहे हैं दोनों, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड हैं और कुछ लोग हैं जो थोड़े शांत हैं। इनफैक्ट हम उनको मेडिटेशन 1 घंटा भी करवाया है उन्होंने स्टडी में, और उनको कहा है कि आप एकदम फेथ से आराम से दवाई डालिए। सो उन दोनों ग्रुप्स ऑफ स्टडी पेशेंट्स में ये पाया गया कि द ग्रुप विच वाज पेशेंट एंड
जो मेडिटेट करके शांत स्वभाव के लोग थे, उनका रिस्पॉन्स रेट मच बेटर था दैन द ग्रुप जो बहुत सस्पिशियस, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस। और स्ट्रेस आजकल हम सबके जीवन में बहुत कॉमन है। सो आई थिंक अगर हम उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं तो हमारी दवाइयों की इफ़ेक्टिविटी, हमारा जो रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत इम्प्रूव कर जाता है। सो मैं एक्चुअली अब बहुत कॉन्फिडेंस अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि थोड़ा मॉर्निंग में मेडिटेशन या जो भी आपको अच्छे विचार, आप जिस भी चीज़ में फेथ रखते हैं, वो ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इसका भी बहुत प्रोटेक्टिव रोल रहेगा हमारी मेडिसिन को एक्ट करने में। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, डोंट लेट इट बिकम द बिगेस्ट थिंग कि बस अब तो ख़त्म होने वाला है। पुट द मेडिसिन रेगुलरली डालिए, रेगुलरली दिखाइए, लेकिन साथ में थोड़ा सा शांति भी मन में रखिए। मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से है कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्लोकोमा से लेकर? अभी तो आई थिंक द मेन समरी इज़ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, फैमिली में रिस्क फैक्टर है, हाई पावर है, या आप किसी भी और बीमारी से जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, तो आप अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये रिस्क फैक्टर हैं, आप प्लीज़ हमें 6 मंथली या 1 ईयर आके दिखाइए, तो फॉलो अप ज़रूर मेंटेन करें। अगर आपको कोई दवाई दी गई है या कुछ लेज़र रेकमेंड किया गया है, तो उसको रेगुलरली दवाई डालें। अगर उस दवाई से कोई दिक्कत हो रही है, कोई इरिटेशन हो रहा है, तो जाके डॉक्टर को बताएं। यूजुअली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वी कैन मेक यू कंफर्टेबल। उसको छोड़ नहीं दें दवाई डालना कि मुझे इससे आराम नहीं हुआ। और जो भी दिक्कत है अपने डॉक्टर से फ्रीली डिस्कस करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा शांति मेंटेन रखें। ग्लोकोमा आज की टाइम में काफ़ी हद तक, आई वुड से 90% पेशेंट्स में हम उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी आई साइट को बचा सकते हैं। बस आप अपने जो भी, जिस पे भी आपको भरोसा है, जिस भी डॉक्टर पे जहाँ पे भरोसा है, उससे रेगुलरली इन टच रहें, रेगुलर चेकअप कराएं और उनकी एडवाइस को फॉलो करें। एंड आई थिंक यू विल हैव गुड विजन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू डॉक्टर्स। मैं आप तीनों को थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे साथ हमारे कार्यक्रम पे बिताया। एंड आई एम श्योर कि आज का ये कार्यक्रम और आपकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद हमारे दर्शक अपने आंखों का सही टाइम पे जांच कराएंगे और ग्लोकोमा को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। थैंक थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।